हाय गाइस, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो देखो, आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला यूनिट नेशनल इनकम चालू कर रहे हैं। और इस क्लास में हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पीवाईक्यूज, जो पहले क्वेश्चन पेपर में देखा गया है, वो सब सारा खत्म करने वाला है। तो तुम लोगों का काम बस इतना सा है, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है उसको बढ़िया से तैयार करो, एक बार बढ़िया से समझ लो। समझने के बाद में यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है उन सबको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, जिससे तुम्हारे दिमाग में छप जाए। समझ रहा है? बस क्वेश्चन देखते ही भर देना है। आ रहा है बात समझ में? एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए इस यूनिट से। आ रहा है बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो देखो, बहुत आसान सब्जेक्ट है और बहुत ही आसान टॉपिक भी है। बिना मतलब तुम लोग डरो मत। इकोनॉमिक्स है, बिना मतलब का हवा फैला रखा है, ये बहुत टफ है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, हम बता रहे हैं। तो चलो फिर क्लास चालू करते हैं। यूनिट 1, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो ये पहला क्वेश्चन देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? आओ देखते हैं क्या है। Macroeconomics is the branch of economics that studies the overall performance of an economy, including national income, total employment, inflation and economic growth. तो तुम लोगों को पता ही है कि इकोनॉमिक्स के अंदर दो ब्रांच है, एक माइक्रो है और एक मैक्रो है। तो ये कौन सा है? ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ता है? ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, इंक्लूडिंग नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, inflation and economic growth. Define national income. National income क्या है? National income is the total monetary value of all final goods and services produced within a country in a given financial year. तो क्या लिखा है? Is the total monetary value. क्या है? Monetary value. Monetary मतलब money. Monetary कहाँ से है? Money से है। Monetary value of all goods and services produced within a country in a given financial ईयर। तो देखो, तुमको थोड़ा सा चीजें समझना पड़ेगा, किस चीज के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। समझ रहे हैं? तो एक बार तुमको समझ में आ गया ना कहानी, तो तुम चाह के भी नहीं भूल सकते है। तो तुम्हारा वो मोटिव होना चाहिए कि हमको चीजें थोड़ा सा समझ में आ जाए। डायरेक्ट तुम याद करेगा, एग्जाम में भूल नहीं सकता है। तो ऐसे करो कि थोड़ा सा समझ जाओ कि ये चीज क्या बोलना चाहता है, ये चीज आखिर है क्या। व्हाट इज जीडीपी एट market price? तो GDP at market price is the total value of final goods and services produced within a country in a year measured at market price. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि GDP at market price is the total value of final goods and services produced within a country in a year measured at market price. Market price पे लेना है। एक constant price होता है और एक market price होता है। और यहाँ पे किस चीज का मेजर हो रहा है? मार्केट प्राइस में मेजर हो रहा है। एक होता है मार्केट प्राइस और दूसरा होता है फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे मार्केट प्राइस का बात हो रहा है। अगर तुमको फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला भी है अपने पास। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करेगा तो तुमको जीडीपी एमपी मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉक क्या होता है? मेजर्ड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, जैसे कि वेल्थ, पॉपुलेशन। तो ये क्या है? ये है स्टॉक। और फ्लो क्या होता है? मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि इनकम, इन्वेस्टमेंट। तो ये है अपना फ्लो। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टियर ओवर टाइम। तो डेप्रिसिएशन क्या है? अब तुम बाइक खरीद लिया तो क्या करेगा? उसको दबा के चलाएगा तुम, तो क्या होगा? उसका जो लाइफ है वो कम होते जाएगा, क्योंकि वो अमर तो है नहीं। समझ रहे हो? भगवान की तरह अमर तो है नहीं। अब कोई भी एसेट है उसका तो एक लाइफ है, जैसे हम लोग का भी एक लाइफ है। तो जैसे जैसे उसका समय बीतेगा और क्योंकि तुम यूज भी कर रहे हो उसको, तो उसका लाइफ जो है वो कम होते जाएगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। समझ रहे हो? उसका जो वैल्यू है वो गिरते जाएगा, उसका कम होते जाएगा वैल्यू वगैरह, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? Circular flow of income refers to the continuous movement of income, goods and services between households and firms in an economy. तो देखो, ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसमें दो चीज है। एक है हाउस और दूसरा है फर्म। फर्म मतलब बिजनेसेस और हाउस मतलब हम लोग। समझ रहे हैं? हम लोग आम पब्लिक। तो इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो रहा है फ्लो ऑफ इनकम। तो हम लोग फर्म को क्या देता है? लैंड, लेबर, कैपिटल। और उसके बदले फर्म हम लोग को क्या देता है? फैक्टर पेमेंट। वैसे ही हम लोग फर्म को वापस क्या देता है? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और उसके बदले फर्म हमको क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज। किसके बीच में? हाउस होल्ड एंड फर्म इन एन इकोनॉमी। राइट वन फॉर्मूला टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो तुम ये लिख के आ जाना, एनडीपी एफसी इज इक्वल टू
कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम, इन सबको प्लस करेगा तो तुमको क्या मिल जाएगा? एनडीपी-एफसी मिल जाएगा। तो देखो एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस? तो देखो फैक्टर कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ओकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और मार्केट प्राइस क्या है? द प्राइस एट व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन द मार्केट। और फैक्टर कॉस्ट हम लोग कैसे निकालता है? मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। और मार्केट प्राइस कैसे निकालता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। आ रहा है बात समझ में? इसको देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स विथ एग्जांपल। तो फाइनल गुड्स क्या है? गुड्स रेडी फॉर कंजम्पशन, जैसे कि कार, मोबाइल फोन। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, फ्लोर फॉर ब्रेड। तो देखो फाइनल गुड्स मतलब वैसा गुड्स जो कि तैयार है, समझ रहे हैं, तैयार है कंजम्पशन के लिए। और इंटरमीडिएट गुड्स जिसमें अभी काम बाकी है, जो अभी प्रोसेस में है और उसमें कुछ काम उसमें बाकी है, वो होने के बाद में वो फाइनल गुड्स बनेगा। डिफाइन पर्सनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम। तो पर्सनल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स बिफोर पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस। और प्राइवेट इनकम क्या है? टोटल इनकम अर्न्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर बिफोर टैक्स डिडक्शंस। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड जीडीपी एट करंट प्राइस। तो देखो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, इसको हम लोग रियल जीडीपी भी बोलते हैं। और ये देखो जीडीपी एट करंट प्राइस, नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, इसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। इधर देखो रिप्रेजेंट्स द ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये मे ओवरस्टेट अंडरस्टेट इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर 1, हेल्प्स इन मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट, असिस्ट्स इन पॉलिसी मेकिंग। नेक्स्ट, हेल्प्स इन इंटरनेशनल कंपैरिजंस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइज इनकम इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो पहला मेथड क्या है? वैल्यू एडेड मेथड, इसको हम लोग प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। मेजर्स नेशनल इनकम बाय एडिंग द वैल्यू added at each stage of production. GAV is equal to value of output minus intermediate consumption. Next देखो income method measures national income by summing up the income received by factors of production. कैसे निकलेगा? wages plus rent plus interest plus profit plus mixed income. Next है expenditure method. यहाँ पे क्या हो रहा है? measures national income by adding total spending in an economy. कैसे निकलेगा? प्राइवेट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा एग्जाम में। एक्सप्लेन द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन विथ एन एग्जाम्पल। द वैल्यू एडेड मेथड ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्शन मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट national income by adding the value added at each stage of production within an economy. It avoids double counting by considering only the net contribution of production unit. तो देखो कैसे निकलेगा GAV? Value of output minus intermediate consumption. Example देखो, ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे? A farmer sells wheat for 500. A mill makes flour and sells for 800, and a bakery makes bread and sells for 1200. तो जो फार्मर है उसका कमाई कितना हुआ? 500 रुपया। उसके बाद जो मिल का ओनर था वो क्या किया? इसमें उसको वो फ्लोर बना दिया और उसको कितना बेच रहा है? 800 रुपया में, मतलब वो 300 रुपया कमाया यहाँ पे। तो 5 और 3 800। उसके बाद वो जो बेकारी ओनर है वो उसको 1200 में बेचा, मतलब 1200 में से ये 800 रुपया हटा दो तो बचा कितना? 400 रुपया। तो सब मिलाए कितना हो रहा है? 1200 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से जितना भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको हम लोग निकाल देता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? इज यूज्ड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय
aiding the value added at each stage of production within an economy. It avoids double counting by considering only the net contribution of each production unit. What are the limitations of GDP as an indicator of इकोनॉमिक वेलफेयर? अब ये क्वेश्चन क्या चाहता है? अब देखो, जीडीपी किसी इकोनॉमी में बढ़ रहा है, किसी कंट्री में बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ रहा है। समझ रहा है? तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका लिमिटेशन क्या है? किस चीज का लिमिटेशन? इकोनॉमिक वेलफेयर का, जहां पे इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो रहा है। समझ रहा है? तो देखो, जीडीपी मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री, बट इट हैज सेवरल लिमिटेशंस इन मेजरिंग इकोनॉमिक वेलफेयर। तो पहला लिमिटेशन क्या है? इग्नोर्स नॉन मार्केट एक्टिविटीज, अनपेड हाउसहोल्ड वर्क एंड वॉलंटियर सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। नेक्स्ट क्या है? डज नॉट शो इनकम inequalities. GDP does not indicate how income is distributed among people. Next, excludes environmental impact. GDP does not account for pollution, deforestation, or resource, does not measure quality of life. Factors like health, education, and happiness are ignored in GDP calculation. तो देखो conclusion, GDP alone is not a perfect measure of economic welfare. Other indicators like Human Development Index should also be considered. तो देखो, किसी भी इकोनॉमी में अगर जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज सही जा रहा है, हर एक चीज अच्छा हो रहा है। तो वहां पे कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी है। तो उसी लिमिटेशन का बात हो रहा है। जैसे कि जो जीडीपी है वो क्या इग्नोर करता है? नॉन मार्केट एक्टिविटीज इग्नोर करता है। नेक्स्ट, डज नॉट शो इनकम इनइक्वालिटी। नेक्स्ट, एक्सक्लूड्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, डज नॉट मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये सब क्या है? लिमिटेशन है किस चीज का? जीडीपी का। मतलब जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन इकोनॉमी में वेलफेयर नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी? तो देखो, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री। यहाँ पे क्या है? जीडीपी आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पे हम लोग क्या मिला? जीडीपी मिला। अब ये जो जीडीपी है ना, जीडीपी जो है उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर देगा तो क्या मिल जाएगा? एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो हमको क्या मिल जाएगा? जीएनपी। और यहाँ पे जीएनपी आफ्टर रिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, तो क्या मिल जाएगा? एनएनपी। फॉर्मूला देखो, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। यहाँ पे देखो, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये क्या है? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। नेक्स्ट, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस depreciation. Next, focus measures total domestic production. Next, shows actual production after wear and tear. Measures total income of a country's residents. Next, measures actual income of a country's resident after depreciation. Used for measuring economic growth, understanding capital depreciation. Next, comparing national income globally. Next, assessing real national income. इसको देख के जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। Explain the expenditure method of national income calculation. The expenditure method calculates national income by adding up all the expenditures made on final goods and services within a country during a फाइनेंशियल ईयर। तो जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो देखो, सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्स माइनस एम मतलब नेट एक्सपोर्ट। देखो, उसके बाद क्या लिखना है? सेम क्वेश्चन है, ठीक, बस उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सेम क्वेश्चन को। तो देखो, इसमें क्या स्टेप्स रहेगा जीडीपी निकालने के लिए यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड? तो पहला देखो, सबसे पहले हम लोग aid all consumption expenditures made by individuals and businesses, include
government spendings on services like education, defense, and infrastructure. Next, aid net exports to reflect foreign trade contribution. एक एग्जांपल भी डाल देना। तो देखो, सी 5000 करोड़, इन्वेस्टमेंट 2000, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 3000 करोड़, एक्सपोर्ट 1500, इंपोर्ट 1000। अब तुमको जीडीपी निकालना है, तो कैसे निकालेगा? एड करेगा क्या? ऑल एक्सपेंडिचर, ऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेड बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। और इसमें क्या इंक्लूड करना है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन सर्विसेज लाइक एजुकेशन, डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर क्या निकालना है हम लोगों को? नेट एक्सपोर्ट। कैसे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेगा तो तुमको नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा। तो देखो, सी क्या है? सी है अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो आएगा यहाँ पे, ये रहा। नेक्स्ट क्या लेना हम लोगों को? इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और ये एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को माइनस किया तो ले दे कितना मिला? 10,500 करोड़। तो इस हिसाब से हम लोगों को निकलेगा जीडीपी फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखो कंक्लूजन में क्या दिया है? द एक्सपेंडिचर मेथड प्रोवाइड्स ए डिमांड साइड ऑफ जीडीपी, हेल्पिंग इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। तो इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी विद ए डायग्राम। तो देखो, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम shows the continuous movement of income and goods between household and firms in an economy। तो देखो, टू सेक्टर मॉडल क्या है? इन ए सिंपल इकोनॉमी देयर आर टू सेक्टर्स, पहला हाउसहोल्ड्स एंड दूसरा फर्म्स। हाउसहोल्ड्स ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड प्रोवाइड देम टू फर्म्स। फर्म्स यूज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड पे income, wages, rent, interest, profit to households. Flow of income and goods. Factor market. Household supply labor, land and capital to firms and receive income. जैसे कि wages, rent, interest, profit. Product market. Firms sell goods and services to households receiving consumption expenditure. The circular flow of income ensures the continuous working of an economy. Money flows in one direction and goods and services in the opposite direction. इसके बाद तुमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखो, ये है डायग्राम, इस टाइप का तुमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखो, हमारा डायग्राम उतना अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन तुमको बढ़िया से इज्जत के साथ डायग्राम बनाना है। तो देखो, इसमें हो क्या रहा है? ये है कौन? ये है हाउसहोल्ड, मतलब हम लोग, आम पब्लिक। और ये कौन है? फर्म्स, मतलब बिजनेसेस। तो हाउसहोल्ड मतलब हम लोग, जो बिजनेसेस है, जो फर्म्स है, उनको क्या देता है? उनको देता है फैक्टर सर्विसेज, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक, इसके बदले ये जो फर्म्स है, ये जो बिजनेसेस वगैरह है, ये हम लोगों को क्या देता है? फैक्टर पेमेंट। उसके बाद हम लोग हाउसहोल्ड फर्म को क्या देता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग इन फर्म से लिया है, उसके बदले हम लोग पेमेंट करेगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी तुम कंज्यूम किया है वो तुम्हारा खर्चा है, और वो तुम किसको पेमेंट करेगा? इन फर्म्स को। किस लिए पेमेंट करेगा? क्योंकि तुमको क्या मिल रहा है? तुमको मिल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। ये डायग्राम है, इसको कायदे से इज्जत के साथ अपने आंसर शीट में बना देना। और जो भी हाउसहोल्ड फर्म को देता है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, उसको हम लोग रियल फ्लो भी बोलते हैं। रियल फ्लो, जहां पे सर्विसेज का बात हो रहा है, समझ रहा है? ये जो हाउसहोल्ड सर्विस दे रहा है फर्म्स को, तो जहां भी सर्विसेज का फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग रियल फ्लो बोलता है। और जहां भी पैसे से रिलेटेड है, पैसे का फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग नॉमिनल फ्लो बोलता है। क्या बोलता है? नॉमिनल फ्लो बोलता है। जैसे कि जो फर्म है, ये हम लोग क्या दे रहा है? फैक्टर पेमेंट दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है? पैसा इन्वॉल्व है, इसको हम लोग नॉमिनल फ्लो बोलता है। वैसे ही देखो, हाउसहोल्ड फर्म्स को क्या देता है? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम लोग नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है। और ये जो फर्म्स वगैरह है, ये हम लोग क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ देखो, सर्विस इन्वॉल्व है, इसको हम लोग रियल फ्लो बोलता है। आ रहा है बात समझ में? तो ये था यूनिट 1 नेशनल इनकम। तो देखो, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था और पुराने पेपर्स में जो क्वेश्चन देखा गया है, वो सब सारा इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो तुमको कहीं भी नहीं भागना है। जितना भी क्वेश्चन है, उन सबको इज्जत से, कायदे से तैयार कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अब तुम लोगों का काम चालू होता है, आंसर्स को लिख लिख के तैयार करो, कॉपी वगैरह भर दो एकदम लिख लिख के। आ रहा है बात समझ में? चलो, तो अभी के लिए रखते हैं, बाय बाय।